हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1918 तक के बारे में, और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने देश में एकता की भावना के विकास को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किए। यानी हमारे देश में जब देश हमारा गुलाम था तो अंग्रेजों ने देश की एकता को तोड़ने के लिए, एकता की भावना के विकास को रोकने के लिए हर कोशिश की। अंग्रेज कहने लगे कि हिंदू और मुसलमानों के हित एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और यह घोषणा की गई कि अगर शिक्षित मुसलमान यानी कि पढ़े लिखे मुसलमान अंग्रेजों के प्रति ईमानदार होंगे यानी कि निष्ठावान होंगे, और तो उन्हें सरकारी नौकरियों तथा अन्य विशेष सहायताओं से नवाजा जाएगा, यानी कि उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। गरम दल के कुछ हिंदू नेताओं ने राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक विश्वासों वाले उत्सवों का उपयोग किया। यानी कि गरम दल के जो कुछ नेता थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने हिंदू नेताओं के राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए धार्मिक त्योहारों को फिर से उन्हें जीवित किया। इससे अंग्रेज हिमायती मुसलमानों को यह कहने का मौका मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन केवल हिंदुओं का आंदोलन है। यानी इन नेताओं ने कुछ ऐसे काम किए जिससे इन अंग्रेजों को ये कहने का मौका मिल गया कि मतलब कि ये जो आंदोलन है राष्ट्रीय, ये सिर्फ हिंदुओं का आंदोलन है और इसमें मुसलमानों का कोई हित नहीं है। तो सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। उसका ज्ञान मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले ही हुई घटनाओं से होता है। यानी कि सरकार ने क्या किया, सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। यानी किसने, सरकार मीन्स अंग्रेज सरकार ने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ाया, और इसका ज्ञान मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले ही कुछ घटनाएं जो घटी थी उससे हो चुका था। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। किससे मिला? यानी कि आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल सन 1906 में, अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो था, उससे मिला, जिसमें एक महत्वपूर्ण नेता ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ढाका शहर का नाम है, बांग्लादेश की राजधानी है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन पहले ये हमारे देश भारत में ही था। तो इसलिए ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, और वायसराय ने इस शिष्टमंडल का उत्साह बढ़ाया। अंग्रेजों का प्रोत्साहन प्राप्त कर इन नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। यानी इन जो मुसलमान जो नेता थे, जो कि वायसराय मिंटो से शिमला में मिले थे, उनको और बढ़ावा दिया वायसराय मिंटो ने, और इस प्रकार से 30 दिसंबर सन 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और इस लीग के उद्देश्य थे, मतलब क्यों इसकी स्थापना की गई, इसके उद्देश्य क्या थे, वो भी हम जानेंगे। लीग का पहला उद्देश्य था भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना। यानी कि क्या उद्देश्य था पहला, कि भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना उनके अंदर जगाना, और सरकार के कदमों के बारे में उनके मन में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो उसे दूर करना। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना तथा उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आदर के साथ सरकार के समक्ष रखना, ये उनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था लीग के दूसरे उद्देश्यों पर अडिग रहते हुए दूसरे समुदायों के प्रति किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना। तो इस तरह जो मुस्लिम लीग थी उसके ये 3 उद्देश्य थे। इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लीग द्वारा शासन के प्रति वफादारी की भावना जगाने के बाद भी अनेक मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में
शामिल होते रहे। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, उसके बाद भी कई मुसलमान उसमें भारतीय जो आंदोलन कर रहे थे लोग उनमें शामिल होते रहे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजरूल जैसे कई मुस्लिम नेता प्रसिद्ध हुए। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रीयता का प्रचार किया। मौलाना अब्दुल कलाम, जिनकी यहाँ पर पिक लगाई गई है, यानी जिनकी पिक यहाँ पर दिख रही है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अखबार अल हिलाल की और मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेज़ी में कामरेड और उर्दू में हमदर्द को प्रारंभ किया। यानी कि ये पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। मौलाना अब्दुल कलाम ने अल हिलाल की और मौलाना मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड की और उर्दू में हमदर्द को प्रारंभ किया। तो इस तरह ये मुस्लिम नेता, कुछ जो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं थे, वह भी अपनी तरीके से देश के आंदोलनों को बढ़ाते रहे, उसमें शामिल होते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। अब हम बात करेंगे गांधी जी का राजनीति में प्रवेश। महात्मा गांधी जी के अब भारतीय राजनीति में एंट्री होती है। तो भारतीय जनता के स्वतंत्रता के संघर्ष के इस नए दौर के महानतम नेता मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम है। भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। यानी कि भारतीय राजनीति में उनकी शुरुआत कब से हुई? प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में हुआ था, उस टाइम से उनकी भारतीय राजनीति में एंट्री हुई थी। आधुनिक भारत में गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का करीब 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। यानी जो भारतीय राजनीति थी उसमें गांधी जी ने 30 साल तक अपना योगदान दिया, उसका नेतृत्व किया। वे भारतीय जनता में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हुए। यानी हमारे देश के लोगों के बीच वह महात्मा गांधी के नाम से जाने गए और इसी नाम से वह हमारे देश के लोगों में लोकप्रिय हुए। अब हम बात करेंगे गांधी जी के प्रारंभिक जीवन की। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। यानी इंग्लैंड में उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, LLB की, और उसके बाद वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के अश्वेतों मीन्स काले, मतलब कि जो लोग, उन पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। यानी अफ्रीका जो देश है वहाँ पर जो गोरे लोग होते थे वह काले लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। उन अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। उसी दौरान उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का एक अपना नया तरीका विकसित किया। यानी जब वह वहाँ अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, उनके लिए वह लड़ रहे थे उनको न्याय दिलाने के लिए, तभी उन्होंने अत्याचारों के खिलाफ लड़ने का एक नया तरीका विकसित किया और इसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह मतलब उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति हर तरह के कष्ट तथा दंड भोगने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहता है। अत्याचार के विरुद्ध बुनियादी तौर पर एक अहिंसात्मक आंदोलन था। मीन्स जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है या सत्याग्रह में शामिल होता है वह हर तरह के कष्ट सहने के लिए, जेल जाने के लिए, सारी परेशानियां झेलने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह महात्मा गांधी का ये प्रारंभिक जीवन था। अब हम बात करेंगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के बारे में। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, ये तीनों जगहों के नाम है। चंपारण बिहार में एक शहर है, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों जगह गुजरात राज्य में आती हैं। तो यहाँ पर आंदोलन गांधी जी के द्वारा किए गए थे जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस है। सन 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात में नेतृत्व किया। ये संघर्ष स्थानीय आर्थिक मांगों से जोड़कर लड़े गए थे। यानी ये जो संघर्ष है ये स्थानीय आर्थिक मांगों से, यानी पैसों से संबंधित थे, से जोड़कर लड़े गए।
19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों में एक अनुबंध करा लिया था। यानी 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब एक समझौता कराया किसानों के साथ गोरे बागान मालिकों ने, और जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। अंग्रेज नील उगाने वाले भारतीय किसानों पर भारी अत्याचार करते थे। इन किसानों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सन 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण गए। वहां उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, किंतु गांधी जी ने उनको उस आदेश को नहीं माना और उन्होंने किसानों पर हुए अत्याचारों के लिए, मतलब कि किसानों पर हुए अत्याचारों को जांच के लिए उसका अंत करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। यानी हम ये कहेंगे ये जो 3 आंदोलन हैं, चाहे चंपारण आंदोलन बिहार और चाहे अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गुजरात, ये तीनों आंदोलन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मतलब इनका अहद था। चाहे खेड़ा के किसान हो या अहमदाबाद में मिल मजदूर हो, और चाहे चंपारण बिहार के भी किसान हो, सभी लोग किसी न किसी आर्थिक परेशानी से मतलब जूझ रहे थे और उनको न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने यह कदम उठाया। तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए, वहाँ पर उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं माना और गांधी जी किसानों पर हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया। सन 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। तो सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के जो कपड़ा मिल यानी कि कारखानों में काम कर रहे थे मजदूर, उन्हें और फिर खेड़ा के किसानों को न्याय दिलाया। अहमदाबाद के मिल मजदूर वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे। यानी अहमदाबाद का जो आंदोलन था उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे, और खेड़ा के किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण अपनी राजस्व वसूली रोक देने की मांग कर रहे थे कि जब फसल बर्बाद हो गई है तो उनसे टैक्स ना लिया जाए, इसकी वो मांग कर रहे थे। तो इस तरह इन तीनों आंदोलन से गांधी जी भारतीय राजनीति में आए। चंपारण बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात आंदोलन के संघर्ष के गांधीवादी तरीकों को आजमाने और गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का एक अवसर दिया। मतलब ये 3 वो आंदोलन थे जिनसे भारतीय राजनीति में गांधी जी की एंट्री हुई और वे तभी से काफ़ी फेमस हुए। अब हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन की। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि एक विदेशी महिला थी और जिनकी पिक यहाँ पर लगी है। तो श्रीमती एनी बेसेंट 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की वह अध्यक्ष रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1914 में बर्मा के निर्वासित जीवन से मुक्त हुए और उन्हें पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें 1908 में 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था, वे 1914 में वहां से रिहा हुए और फिर पुनः कांग्रेस में उन्हें शामिल कर लिया गया। अप्रैल सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। यानी इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग समय में होम रूल लीग की स्थापना की। इस आंदोलन में वह मतलब शामिल हुए। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में तो इस होम रूल लीग की स्थापना की, और जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। यानी इन दोनों के द्वारा ये जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, दोनों का ही लक्ष्य था कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति, भारतीय लोगों के लिए आज़ादी। इस आंदोलन के महत्व का उल्लेख करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने लिखा, जो कि गरम दल के नेता थे, कि होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए। यानी बिपिन चंद्र पाल ने यह बताया कि ये जो आंदोलन
किया गया होम रूल आंदोलन, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी या सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो यह थी कि इस आंदोलन ने आने वाले समय के लिए हमारे देश के लिए जुझारू योद्धा तैयार किए हैं। होम रूल आंदोलन सोसाइटी के पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, तेज बहादुर सप्रू, रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली, भूलाभाई देसाई आदि इसके सदस्य थे। दमन, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने अपने अपने तरीके से होम रूल आंदोलन का जोरदार प्रचार किया। यानी तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों ने अपने तरीके से इस आंदोलन का प्रचार किया। इन दोनों के भाषणों का लोगों पर चमत्कारिक रूप से प्रभाव पड़ा। यानी ये दोनों व्यक्ति जब भाषण देते थे तो उसका जनता पर बहुत असर पड़ता था। इससे ब्रिटिश सरकार बेचैन हो गई और उसने इन दोनों नेताओं के प्रभाव को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपनाए और आंदोलनकारियों को कठोरता से दमन कर दिया। मतलब जब इन लोगों का जनता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा तो इस प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने दमन नीति अपनाई और मतलब कि इन लोगों का दमन किया और बड़ी ही कठोरता से इस आंदोलन को दमन उन्होंने कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।